हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज से इस वीडियो के अंदर हम एसएससी और रेलवे के जो सभी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए एक भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मेजरमेंट यानी कि मापन या भौतिक राशियाँ और उनके मात्रकों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये इस वीडियो सीरीज का लेक्चर 1 होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल का और कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व के भूगोल का कोर्स ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। और वे आपने वीडियो नहीं देखे तो पहले वे देखेगा और तभी दोस्तों आगे बढ़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको भौतिक राशियों के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद में इस वीडियो सीरीज को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जो भौतिक राशियां मापन और मात्रकों का जो चैप्टर है, इस चैप्टर 1 को दोस्तों मैंने 3 पर्टिकुलर भाग में डिवाइड करा है। पहला हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां और उनके मात्रक क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे मापन यानी कि मेजरमेंट के बारे में, और पार्ट नंबर 3 जो होगा इसका वो होगा एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जो मापन और भौतिक राशियों से संबंधित आए हुए हैं वे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो भौतिक राशियाँ जो है दोस्तों ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, भौतिक प्लस राशियों से यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशियों को पढ़ने से लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार राशियाँ क्या होती हैं। तो राशियों को समझने के लिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके बताऊंगा जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। तो राशियाँ क्या होती हैं, जैसे कि दोस्तों मैं आपके लिए एग्जाम्पल रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये वीडियो आप मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये वीडियो आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो लैपटॉप भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही आपके आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, तो उन ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई विशेषता होगी। जैसे पेन है तो पेन की क्या है, पेन की जो लंबाई है वो क्या है, उसकी विशेषता है। मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन की भी कुछ ना कुछ विशेषता होंगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनकी कुछ ना कुछ विशेषता होती है, और वो जो विशेषता है वही क्या होती है, राशियाँ होती हैं। अब हम उन राशियों में से वे वाली राशियाँ चुन लेंगे जिनका आंकिक मान हम निकाल सकते हैं या जिनकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू गिन सकते हैं या जिनकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू की गणना कर सकते हैं। तो वे राशियाँ भौतिक राशियाँ होंगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल से और समझाऊंगा कि अभी तो आपके समझ में ये बात आ गई होगी कि भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका हम आंकिक मान निकाल सकें या जिन्हें हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकें। अब आपके समझ में ये बात भी आ रही होगी कि आखिरकार ऐसी राशियाँ कौन सी हैं जो भौतिक नहीं हो सकती। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप ये देख सकते हैं ये बच्चे हैं, तो ये बच्चे खुश हो रहे हैं। तो इनकी जो खुशी है, क्या इन खुशी को नाप सकते हो तुम? यानी कि ये जो बच्चों की खुशी है, इस खुशी को क्या आप माप सकते हैं कि ये वाला जो स्टूडेंट है ये 5 किलो खुश है और ये वाली जो बच्ची है ये 10 किलो खुश है? नहीं नाप सकते ना। तो इसका मतलब खुशी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियाँ नहीं है। और मैं एक और एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ। जैसे मान लो 2 चोर हैं, वे चोरी करने गए और एक चोर ने ज़्यादा चोरी करी और एक चोर ने कम चोरी करी। या सपोज करो एक चोर ने 10 लाख रुपए चुराए और एक चोर ने 5 लाख रुपए चुराए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उन दोनों चोरों में से ज़्यादा टैलेंट चोरी करने का किसके पास है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जिस चोर ने 10 लाख रुपए चुराए उसके पास चोरी करने का टैलेंट ज़्यादा है? नहीं कह सकता ना, क्योंकि जो टैलेंट है ये क्या है, एक ऐसी राशि है जिसे मैं नहीं नाप सकता। या आप ये कह सकते हैं कि प्यार है, जैसे आपको अपनी मम्मी से, आपको अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से प्यार होगा, तो क्या उस प्यार को आप कह सकते हो कि मुझे अपनी मम्मी से 10 किलो प्यार है, 5 किलो प्यार है? नहीं कह सकते ना। तो इसका मतलब जिन चीज़ों को या जिन वस्तुओं को हम फील कर सकें, यानी कि जिनकी फीलिंग्स को हम माप सकते हैं, मापा नहीं जा सकता। यानी कि जिन्हें हम फील कर सकते हैं सिर्फ, उन्हें मापा नहीं जा सकता। तो वे राशियाँ भौतिक राशियाँ नहीं होती। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं या भौतिक राशियाँ किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण होती है जिन्हें मापा जा सकता है, अर्थात उनका आंकिक मान निकाला जा सकता है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम भौतिक राशियाँ बोलते हैं। जैसे
भौतिक राशियों में और भी बहुत सारी राशियाँ आएंगी। जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन की कुछ ना कुछ विशेषता होगी, तो वो क्या होगी, राशि होगी। अब मोबाइल फ़ोन की जो वैल्यू है आंकिक मान तो हम निकाल सकते हैं ना कि इसकी लंबाई 5 मीटर है, 6 मीटर है। या लैपटॉप की जो वैल्यू है वो भी मैं निकाल सकता हूँ। तो लैपटॉप रहा, मोबाइल फ़ोन रहा, ये भौतिक राशियाँ होंगी। और खुशी, टैलेंट, यानी कि जो व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है, प्यार, ये भौतिक राशियाँ नहीं होती हैं। अब हम उन भौतिक राशियों का वर्गीकरण करेंगे, यानी कि अब मैं आपको बताऊंगा कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, यानी कि भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण है। तो दोस्तों भौतिक राशियों का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो हम दो तरीके से कर सकते हैं, मापन यानी कि मात्रकों के आधार पर, और दिशा यानी कि दिशा एवं परिमाण के आधार पर। तो अगर मैं मापन या मात्रकों के आधार पर देखूं, तो मापन या मात्रकों के आधार पर भी जो भौतिक राशियां होती हैं वे दो प्रकार की होती हैं, एक तो मूल राशियां और दूसरी व्युत्पन्न राशियां। और दिशा एवं परिमाण के आधार पर देखूं, तो दिशा और परिमाण के आधार पर भी जो भौतिक राशियां होती हैं वे भी दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो हम सबसे पहले मापन यानी कि मात्रकों के आधार पर देखेंगे कि राशियां जो दो प्रकार की, मापन या मात्रकों के आधार पर जो दो प्रकार की राशियां होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल राशियों के बारे में। मूल राशियों के बारे में, तो मूल राशियां यानी कि इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं या मूल राशियाँ क्या होती हैं? तो मूल राशियाँ वह भौतिक राशियाँ होती हैं जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, उन्हें क्या बोलते हैं, मूल राशियाँ बोलते हैं। और दुनिया के अंदर टोटल 7 मूल राशियाँ हैं, यानी कि टोटल कितनी राशियाँ हैं, 7 मूल राशियाँ हैं। और पूरे फिजिक्स के अंदर यही आपको पढ़नी है, जो राशियाँ हैं वे ही आपको पढ़नी है। और 7 राशियाँ कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि विद्युत धारा क्या है और पदार्थ की मात्रा क्या है, और इन्हें मूल राशियाँ यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में क्यों रखा गया है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मूल राशियाँ कौन सी होती हैं। तो मूल राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। और ये दुनिया के अंदर टोटल कितनी है, सिर्फ 7 राशियाँ होती हैं। जैसे लंबाई है, मैं और दोस्तों आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे लंबाई है, और लंबाई है, जैसे मैं इस पेन से पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे पास ब्लू पेन है, तो इस पेन की लंबाई 5 मीटर है। तो क्या मुझे इस पेन की लंबाई मापने के लिए इसका वजन बताने की ज़रूरत है कि इसका वजन या इसका भार 5 किलोग्राम है? नहीं ना, मैं डायरेक्ट इसकी लंबाई बता दूंगा, 5 मीटर है या 2 मीटर है या 1 मीटर है। तो इसका मतलब यह है कि लंबाई किसी दूसरी भौतिक राशियों पर या दूसरी विशेषता पर निर्भर नहीं कर रही, तो इसलिए लंबाई क्या है, एक मूल राशि है। ऐसे द्रव्यमान, मान लो मुझे किसी वस्तु का, मुझे किताब का वजन बताना है कि किताब का वजन 1 किलोग्राम है, तो क्या मुझे वजन बताने के लिए उसकी लंबाई बताने की जरूरत पड़ रही है? नहीं ना। तो इसका मतलब द्रव्यमान भी क्या है, एक भौतिक राशियों में मूल राशियाँ है। उसके बाद में अगर मैं समय की बात करूं, आप मुझसे पूछते हो कि ये वाला जो लेक्चर है ये कितने मिनट का होगा, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो लेक्चर है ये 35 से 40 मिनट का होने वाला है। तो क्या मुझे घड़ी में समय देखने के लिए घड़ी की लंबाई और वजन मापने की जरूरत है? नहीं ना। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज वे राशियां होती हैं जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती। और ये राशियां कितनी हैं? 7 है। इनके अलावा और जितनी भी राशियां हैं वे सब क्या हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियों के बारे में, यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। तो ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां बोलती हैं। यानी कि दोस्तों ये मूल राशियों का क्या है, उल्टा है। मूल राशियां व्यक्ति जो निर्भर करेंगी और व्युत्पन्न राशियां वे होंगी जो निर्भर नहीं करने की। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं। जैसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल भौतिक राशियां क्यों है? जैसे क्षेत्रफल है, मैं आयत का अगर क्षेत्रफल लूँ तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली अभी प्रूव करके बताता हूँ कि क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि क्या है। तो जैसे मान लो मुझे ये आयत है, तो इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी लंबाई अगर मान लो मैं 10 मीटर मान लूँ और इसकी चौड़ाई मैं 4 मीटर मान लूँ, तो इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे लंबाई भी चाहिए और इसकी चौड़ाई भी चाहिए। तो क्या क्षेत्रफल सिर्फ लंबाई से निकल जाएगा?
या सिर्फ चौड़ाई से निकल जाएगा? नहीं ना, मुझे आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए। तो इसका मतलब आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई और चौड़ाई दोनों पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो लंबाई है और चौड़ाई है उन दोनों के बगैर मैं आयत का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकता। तो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो क्षेत्रफल जब दो वस्तुओं पर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल अगर किसी वस्तु पर निर्भर ना करता तो ये मूल राशि होती, मगर ये तो लंबाई और चौड़ाई यानी कि अपने अलावा किसी और पर भी निर्भर कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ऐसी आयतन की अगर मैं बात करूंगा तो आयतन यानी कि जो आयतन है दोस्तों, ये दूसरा जो है ये आयतन है। अगर मान लो मुझे किसी घनाभ का आयतन निकालना है तो घनाभ का आयतन क्या होता है हमारे पास, v बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो मुझे लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। तो इसका मतलब जो आयतन है वो भी अपने अलावा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है, इसलिए आयतन भी क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। उसके बाद में चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इसका मतलब चाल निकालने के लिए मुझे दूरी भी चाहिए और समय भी चाहिए, तो यो भी और अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। इसी प्रकार बल, अब आपके समझ में ये आ रहा होगा कि चाल बल कब पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि किस भौतिक राशि का मात्रक क्या है और कौन सी राशि कैसी है। तो आप धैर्य से सुनिए। अब दोस्तों अगर दो राशियां तो होगी मूल राशियां, यानी कि जो सात तो है वे तो मूल राशियां होगी, और उन सात को छोड़कर जितनी भी राशियां हैं वे सब व्युत्पन्न राशियां होगी। मगर दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि दो जो राशियां हैं वे ऐसी होती हैं जो, यानी कि दो राशियां जो हैं वे ऐसी राशियां होती हैं जो न तो मूल राशियां होती पूरी रूप से और ना ही क्या होती है, वे व्युत्पन्न राशियां होती हैं, मगर उन्हें हम मूल राशियों के पूरक मान लेते हैं। तो दो राशियां ऐसी होती हैं जो न तो पूर्ण रूप से मूल राशियां होती हैं और न ही व्युत्पन्न राशियां होती हैं, मगर उन्हें हम पूरक यानी कि उन्हें हम पूरक मान लेते हैं, उन्हें हम पूरक राशियां मान लेते हैं। पूरक राशियां हम किन की मान लेते हैं, जो मूल राशियां हैं उनकी पूरक राशियां मान लेते हैं, जिसके कारण इन्हें हम पूरक राशियां भी कहते हैं। और ये दो हैं, दो कौन सी हैं, एक तो समतल कोण है, समतल कोण मतलब समतल वाला कोण, अभी मैं आपको बताऊंगा डायग्राम के माध्यम से भी, और दूसरा है घन कोण। जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं ये ट्रेंगल है, तो इस ट्रेंगल का ये वाला जो कोण है ये समतल कोण है। तो ये क्या है, ये एक, अगर कोण का मैं मात्रक देखूं तो कोण का मात्रक तो रेडियन होता है, मगर कोण बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, चाप बटे त्रिज्या होता है। तो कोण जो है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण किस पर निर्भर कर रहा है, चाप और त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। चाप और त्रिज्या के बगैर मैं कोण की वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो इसका मतलब उस हिसाब से, तो फॉर्मूले के हिसाब से तो ये कैसी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। मगर कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। तो रेडियन तो अपने आप में सिंगल है, क्या रेडियन मुझे ज्ञात करने के लिए, रेडियन कहने के लिए मुझे किसी और मात्रक की जरूरत पड़ रही नहीं ना, तो मात्रक के हिसाब से क्या होगी, मूल राशि होगी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो घनकोण और समतल कोण होता है ये व्युत्पन्न राशि और मूल राशि दोनों मानता है, तो इन्हें हम इनके पूरक मान लेते हैं, इसीलिए पूरक राशि होती है। ना तो ये पूर्ण रूप से मूल है और ना ही ये पूर्ण रूप से व्युत्पन्न राशि है। ऐसी ये घनकोण है, जैसे ये आपको देख रहे होंगे ये सर्कल है, और सर्कल में ये मैंने आपको कर लिया इधर से, तो ये टॉर्च की लाइट जब जलेगी तो ये वाला जो कोण बनेगा तो ये क्या होगा, घनकोण होगा। तो घनकोण के बारे में और समतल कोण के बारे में आप समझ गए होंगे। समतल कोण मतलब सिंपल वाला कोण या दो रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण, और घनकोण का मतलब होता है कि जो टॉर्च वाली लाइट होती है, जो बैटरी होती है, टॉर्च वाली जो लाइट होती है, जो मोबाइल की आपकी टॉर्च होती है, तो वे क्या होती है, वो होती है दोस्तों, वो जो कोण बनाएगी वो बनाएगी घनकोण। तो अब आप समझ गए होंगे कि समतल कोण और घनकोण क्या होगा। अब हम बात करेंगे भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण है, वो तो हमने पढ़ लिया। पहले हमने मापन और मात्रकों के आधार पर देखा था। तो मात्रक और मापन के आधार पर जो वर्गीकरण था वो दो प्रकार का था, एक तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो अब हमने मूल राशि भी पढ़ ली और व्युत्पन्न भी राशि पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे दिशा एवं परिमाण के आधार पर। तो दिशा एवं परिमाण के आधार पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे अदिश राशि को, अदिश राशि को, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे सदिश राशि को। तो पहले मैं आपको अदिश राशियों के बारे में पढ़ा देता हूँ, यानी कि स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा देता हूँ। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है उन्हें क्या बोलते हैं, और दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशियाँ बोलते हैं। अब ये क्या है, यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण क्या है और दिशा क्या है, ये आपको मैं अभी बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यानी कि अदिश राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ होती है जिन्हें सिर्फ परिमाण की यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें क्या होता है, वे जो राशि होती हैं वे सभी अदिश राशि होती है। अब इन्हें परिमाण की आवश्यकता होती है मगर दिशा की नहीं होती। तो ये देखिएगा क्या है, जैसे दोस्तों चाल है, तो चाल बराबर जब मैं बताऊंगा
मैं जैसे मान लो मैं तुमसे मोटरसाइकिल की चाल पूछ रहा हूँ, तो आपने बताया कि मोटरसाइकिल की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, या जो मोटरसाइकिल की चाल है वो मोटरसाइकिल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही है। तो क्या मुझे उसकी चाल बताने के लिए उसकी दिशा बताने की ज़रूरत है कि उस मोटरसाइकिल की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा वो पूरब दिशा में है या पश्चिम दिशा में? नहीं ना। तो इसका मतलब चाल कैसी राशि होगी? तो आप कहोगे चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि उसकी दिशा बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की जरूरत है। दूसरे ऐसी दूरी, तो दूरी है जैसे जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ कि दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, या दूरी 5 किलोमीटर है। मैं तुमसे बता रहा हूँ कि दिल्ली से मुंबई की दूरी 70 किलोमीटर है। तो क्या मुझे बताने की जरूरत है कि दिल्ली से मुंबई जो है वो पश्चिम दिशा में है, पूर्व दिशा में? नहीं ना। ऐसी समय, ताप और आयतन, ये सब क्या है? ये सब अदिश राशियां हैं। अभी अभी जैसे जैसे हम राशियाँ पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको, अगर आपके लिए अभी समझ में नहीं भी आई तो आप जैसे जैसे राशियाँ पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको समझ में ऑटोमेटिक धीरे धीरे आने लगेगा कि अदिश राशियाँ क्या हैं और सदिश राशियाँ क्या हैं, और क्यों इन्हें परिमाण की आवश्यकता है और क्यों इन्हें दिशा की आवश्यकता नहीं है। अब हम पढ़ेंगे सदिश राशियों के बारे में, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम दोस्तों? उन्हें बोलते हैं हम सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। जैसे विस्थापन, तो विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि जो विस्थापन है वो दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन मैं बताऊंगा कि इन दो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी एक सीधी रेखा में 40 किलोमीटर है, और मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि विस्थापन पूर्व दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। ऐसी वेग, त्वरण और बल, ये सब क्या है? सदिश राशि है। अभी आपको आगे जाए के खुद पता लग जाएगा कि वेग, त्वरण कौन कौन सी राशि हैं जो सदिश हैं और कौन कौन सी राशि हैं अदिश हैं। अभी के लिए आप ये समझिएगा कि अदिश राशि वे होती हैं जिन्हें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की, और सदिश राशियाँ वे होती हैं जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे मात्रकों के बारे में, यानी कि यूनिट के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, वे मात्रकों के या मापन के आधार पर दो प्रकार की थी, एक तो मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। अगर मूल राशि और व्युत्पन्न राशि आपकी समझ में अच्छे से आ गया है तो अब आप मात्रकों को भी समझ लेंगे। तो मात्रक को भी अगर बात करेंगे तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए या उसके मापन के लिए जिस इकाई की आवश्यकता होती है उसे हम मात्रक कहा जाता है। जैसे भौतिक राशि थे दोस्तों, तो भौतिक राशियों में क्या था कि भौतिक राशि किसी न किसी वस्तु की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? भौतिक राशि होती है। अब उस भौतिक राशि को मापने के लिए यानी कि उसका नामकरण करने के लिए किस चीज़ की तो आवश्यकता होगी, तो उस नामकरण को हम क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई दोस्तों बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा पैदा हो गया तो उसे तुम मात्रक यानी कि वस्तु मान सकते हैं, कोई भी आर्टिकल है वो या कोई भी वो ऑब्जेक्ट है। तो जब वो पैदा हो गया तो उसे किस नाम से बुलाओगे आप? उसका कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा। तो ऐसे दोस्तों आप ये देख सकते हैं वस्तुएं हैं, यानी कि वस्तु है तो वस्तु का कुछ ना कुछ नामकरण तो करना पड़ेगा। तो जब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मापोगे तुम, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब उसकी निकाल लोगे तो वो कहीं ना कहीं में तो आएगी, और जब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं ना कहीं में आएगी तो उसे कुछ नाम दोगे, तो वही नाम जो दिया जाएगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को, वही क्या होगी? यूनिट यानी कि मात्रक होगी। अब मात्रक आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। और जो भौतिक राशियाँ थी वे मापन या मात्रक के आधार पर कितनी थी? दो प्रकार की थी, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। ऐसी मात्रकों के आधार पर जो मात्रक होंगे यानी कि टाइप्स ऑफ यूनिट होंगी, वे दो प्रकार के होते हैं मात्रक। एक तो मूल मात्रक होते हैं यानी कि फंडामेंटल यूनिट होती, और एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब अगर आपको मात्रकों के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो आपको मूल राशि और व्युत्पन्न राशि पता होनी चाहिए। अगर मूल राशि और व्युत्पन्न राशि की डेफिनेशन आपकी पक्की है तो आपको मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने बताया था कि मूल राशियां वे होती हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, तो मूल मात्रक भी वही हो जाएंगे। मूल राशियों की जो डेफिनेशन है सेम मूल मात्रकों की है, वहां पर राशि की जगह सिर्फ मात्रक लग जाएगा। तो मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जो अन्य किसी राशियों पर या अन्य किसी मात्रकों पर निर्भर नहीं करते। और एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। अब मैंने इनकी एक तरफ इनका प्रतीक लिख दिया है और एक तरफ इनका जो संकेत है वो लिख दिया है। जैसे भौतिक राशियों में जो मूल राशियाँ थी वे 7 प्रकार की थी, तो मूल मात्रक भी 7 प्रकार के होते हैं। जैसे लंबाई का मीटर है और इसके संकेत है एम।
द्रव्यमान है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, और केजी इसका संकेत है। समय का सेकंड है, और एसईसी इसका संकेत है। ताप का होता है केल्विन, और के इसकी रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतीक होता है। विद्युत धारा का एम्पेयर होता है, कैपिटल ए से इसे प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है, और सीडी इसे संकेत करते हैं। और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, और इसे एमओएल से जो इसका संकेत होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक वे होते हैं जो अन्य मात्रकों पर निर्भर करेंगे। जैसे व्युत्पन्न राशियां वे राशियां थी जो अन्य राशियों पर निर्भर कर रही थी, तो ऐसी दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक वे होंगे जो अन्य मात्रकों पर निर्भर करेंगे, तो उन्हें क्या बोल लेंगे? हम व्युत्पन्न मात्रक बोल लेंगे। और व्युत्पन्न मात्रक जैसे मैंने बताया था आपको, वहाँ पे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। मैं सिद्ध करके भी आपको बताता हूँ। जैसे जैसे क्षेत्रफल को लंबाई और चौड़ाई है, तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, बराबर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसका संकेत हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ऐसी आयतन का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लंबाई के मात्रक, चौड़ाई के मात्रक और ऊंचाई के मात्रक पर निर्भर कर रहा है, तो मीटर गुणा मीटर बराबर क्या हो जाएगा? मीटर की घात 3 या मीटर क्यूब। तो इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि मूल राशि और जो व्युत्पन्न राशि हैं उन्हीं की सेम डेफिनेशन मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों में कॉपी कर दी गई है, और कुछ भी नहीं है। वहाँ पर राशि की जगह राशि है और यहाँ पर सिर्फ मात्रक है। वहाँ पर राशि की जगह अगर मैं मात्रक पुटअप कर दूँ या रख दूँ, मात्रक की जगह अगर मैं राशि या राशि की जगह वहाँ पे मात्रक लगा दूँ, तो वे ही मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे, और डेफिनेशन भी सेम है। अब हम इस लायक हो गए हैं कि मापन को अच्छे से पढ़ सकें। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो भौतिक राशियां हैं उनका वर्गीकरण दो तरीके से करा जाता है, मापन के आधार पर और परिमाण या दिशा के आधार पर। तो परिमाण के आधार पर भी और दिशा के आधार पर भी हमने समझ लिया, और उनके मात्रकों के बारे में भी हमने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि व्युत्पन्न मात्रक है, जैसे तो व्युत्पन्न मात्रक जो हैं ये क्षेत्रफल है, आयतन है, और इनके अलावा अन्य जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वे कौन कौन से हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, मगर जैसे जैसे हम चैप्टर फिजिक्स के अंदर पढ़ते रहेंगे, जैसे मैं आपको बल या कार्य के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको ये पूरी बल के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि बल क्या है, बल का मात्रक क्या है, बल कौन सी राशि है, बल की बीमा क्या है, और बल किस दिशा में काम करता है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप धैर्य बनाए रखिएगा, आने वाले जो वीडियो होंगे उनमें आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। और व्युत्पन्न मात्रक जैसे चाल है, तो चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, दाब का न्यूटन सेकंड प्रति मीटर होता है, दाब का पास्कल भी होता है वैसे तो, बल का न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कार्य का जूल होता है या आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, शक्ति का वाट होता है या जूल प्रति सेकंड भी होता है, और गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति सेकंड होता है। एक वस्तु के या एक राशि के एक से अधिक मात्रक भी दोस्तों हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा, मापन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दूरी और विस्थापन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूरी और विस्थापन क्या है। तो दो बिंदुओं के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं हम? दो बिंदुओं के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है उसे हम दूरी बोलते हैं, यानी कि डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ये जो अधिकतम डिस्टेंस है इस तरीके से, यानी कि इधर उधर घूम के जो चली गई दूरी या दो बिंदुओं के बीच में अधिकतम चली गई जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है? ज़्यादा होती है, और उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। और विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है, जैसे ये है, तो ये एक सीधी रेखा में गति है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो इनके बीच में जो यानी कि दो बिंदुओं के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे हम विस्थापन बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि दूरी जो होती है यो अदिश राशि होती है, और जो विस्थापन है यो सदिश राशि होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो दूरी है वो अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन को दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, और दूरी को सिर्फ और सिर्फ विस्थापन की यानी कि दूरी को सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। और हमेशा दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी होती है वो विस्थापन से क्या होती है? अधिक होती है। अब आप दूरी और विस्थापन के बारे में भी समझ गए होंगे। और दूरी अगर विस्थापन की मैं बात करूं तो दोनों का ही मात्रक क्या है दोस्तों? मीटर है। मगर आपको याद रखना कि दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी है, और दो बिंदुओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन है। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक होती है, और दोनों का मात्रक ही मीटर होता है। अब हम पढ़ेंगे चाल और वेग में क्या अंतर होता है। चाल और वेग में क्या अंतर होता है?
तो जैसे मैंने आपको बताया ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है। तो इनके बीच में जो चली गई दूरी है ये मान लो 100 किलोमीटर है, और जो इनके बीच में विस्थापन है ये 80 किलोमीटर है, और दोनों बार समय जो लगता है वो टी बराबर कितना लगता है, 10 सेकंड लगता है। अगर मैं चाल निकाल लूँगा, ध्यान से दोस्तों समझिएगा, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हो जाएगी 100 और समय हो जाएगा 10, तो चाल जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब अगर मैं किसी वजह से वेग निकाल लूँगा, अगर मैं किसी वजह से, तो ध्यान से समझिएगा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन है कितना, 80, और समय कितना है 10, तो विस्थापन क्या आ गया, 8। तो इस चीज़ से आप क्या समझ रहे हो, तो इस चीज़ से आप कहोगे कि सर इस चीज़ से हम ये समझ रहे हैं कि जो विस्थापन है वो हमेशा दूरी से कम होता, तो इसीलिए वेग भी क्या होगा, चाल से हमेशा कम होगा। तो ये आप याद रखिएगा, जो चाल और वेग की जो डेफिनेशन है वो विस्थापन और समय की डेफिनेशन पे बेस्ड है, यानी कि आधारित है। यानी कि चाल क्या होगी, एक अदिश राशि होगी। क्यों, क्योंकि वो दूरी पर निर्भर करती है, और दूरी क्या थी, अदिश राशि थी। ऐसी वेग एक सदिश राशि होगा। क्यों, क्योंकि जो इसमें विस्थापन आ रहा है वो क्या है, एक सदिश राशि है, और चाल हमेशा अधिक होती है और वेग हमेशा चाल से क्या होता है, कम होता है। यानी कि चाल जो है वो वेग के या तो बराबर होगा या उसके ज़्यादा होगा, तो यूँ आप याद रखिएगा। और दोनों का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि वेग विस्थापन पर डिपेंड करता है, और चाल यानी कि चाल जो होती है वो डिस्टेंस यानी कि दूरी पर निर्भर करता है। जैसे दो बिंदुओं की जो दूरी अधिकतम होती है वो दूरी होती है, और दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी या उससे अधिक होगी। तो ऐसी जो वेग है वो दो बिंदुओं के बीच का जो वेग होता है वो हमेशा दूरी या चाल से क्या होता है, कम होता है या उसके बराबर होता है। अब हम बात करेंगे त्वरण की। यानी कि त्वरण जो होता है दोस्तों, ये वेग है। वेग परिवर्तन की जो दर है वो हमेशा क्या कहलाती है, वेग परिवर्तन की जो दर है उसे क्या बोलते हैं हम, यानी कि वेग आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसमें बै छूट गया है तो ये आप दोस्तों सही कर लीजिएगा। यानी कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर, तो ये परिवर्तन की दर क्या है इसे आप समझिएगा। यानी कि फिजिक्स के अंदर दोस्तों एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ भी ये दर शब्द लग जाएगा तो वहाँ पे आप ये समझिएगा कि समय से भाग हो रही है, यह समय उसके बटे में है या अपोन में है, और इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी कि वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण कहलाती है। जैसे वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग अगर किसी वस्तु का बार बार बदलता रहे, जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, तो जैसे आप मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल का जो एस्केलेटर है यानी कि रेस है, जब वो ऐंठते रहोगे तो उसका जो वेग है वो बढ़ता रहेगा। तो वेग क्या हो रहा है, वो परिवर्तन हो रहा। तो जब वेग परिवर्तन होगा तो उसे क्या बोलते हैं, हम त्वरण बोलते हैं। और त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय होता है। जैसे मान लो ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु जो ए है और एक बिंदु बी है, इसका जो प्रारंभिक वेग है u है और इसका अंतिम वेग क्या है, v है। तो वेग में परिवर्तन यानी कि अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग बटे समय क्या होता है, त्वरण होता है। यानी कि v माइनस के u, v क्या है, अंतिम वेग है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और अपोन में समय, ये क्या होता है, त्वरण होता है। तो त्वरण आप समझ गए होंगे कि वेग परिवर्तन की जो दर है वो क्या होगा, त्वरण होगा। और त्वरण क्या है, अगर आपको पता कि त्वरण कैसी राशि है तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि इसे परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और त्वरण का जो मात्रक होता है दोस्तों वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का, क्योंकि त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड अपॉन समय का मात्रक भी सेकंड, तो सेकंड की सेकंड से गुणा करूंगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, किसका मात्रक, त्वरण का मात्रक। अब हम पढ़ेंगे मापन के बारे में, यानी कि मेजरमेंट के बारे में। तो मेजरमेंट क्या होता है, किसी वस्तु या किसी पदार्थ या व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियां जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, द्रव्यमान आदि का मानकों या मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ये अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों सब्जी है, तो सब्जी का जो भार है वो काय में नापते हैं, हम किलोग्राम में नापते हैं। क्या सब्जी का भार, मैं अगर किसी दुकानदार से मैं सब्जी लेने गया कि 1 किलो टमाटर दो, तो मैं उसे ये कहूँगा कि 1 लीटर टमाटर दो, नहीं ना। तो इसका मतलब सब्जी जो है उसका जो भार है उसे मापने के लिए जिस न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता है वो है किलोग्राम, और वही क्या है, मापन है।
अब आप समझ गए होंगे। और जैसे दूध की मात्रा को मैं किलोग्राम में नापता हूँ, कपड़े की मात्रा को मीटर में नापता हूँ, यानी कि ये वही डेफिनेशन हो गई जो मात्रक की है, यानी कि किसी भी वस्तु को जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है वही मापन होता है, या उसे मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वही क्या होता है, मापन होता है। जैसे सब्जी का भार हम किलोग्राम में नापते हैं, और दूध की मात्रा को लीटर में नापते हैं, और कपड़े की मात्रा को मीटर में नापते हैं, और इत्यादि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं। अब हम मापन पद्धतियों की बात करेंगे। तो मापन पद्धतियों को दोस्तों चार भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पहली सीजीएस पद्धति, दूसरी एफपीएस पद्धति, तीसरी एमकेएस पद्धति, और एमकेएस पद्धति को ही बाद में 1971 में नाम दे दिया गया एसआई पद्धति, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी मगर आपको ये पता होना चाहिए कि जो पद्धति है तीन, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, मेन तो ये तीन है, मगर बाद में जो एमकेएस पद्धति है उसे ही एसआई पद्धति माप दिया गया। अगर मैं कहूँ कि जो सीजीएस पद्धति है उसे सेंटीमीटर में नापते हैं लंबाई को, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में, और एफपीएस पद्धति जो है वो फुट, पाउंड और सेकंड, और एमकेएस पद्धति में मीटर, किलोग्राम और सेकंड में नापते हैं। यानी कि ये क्या है, जैसे सीजीएस है तो सी मतलब सेंटीग्रेड, जी मतलब ग्राम, और एस मतलब सेकंड, और एफपीएस है तो एफ मतलब फुट, और पी मतलब पाउंड, और एस मतलब सेकंड। एमकेएस पद्धति एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, और एस मतलब सेकंड। यानी कि जो मापन की पद्धतियां हैं वे चार हैं, मगर मेनली तीन हैं, और इन तीनों को मिलाकर जो पद्धति बाद में निकल कर आई उसे दे दिया गया एसआई पद्धति नाम। और अब जो वर्तमान में जो प्रचलन में है वो एसआई पद्धति ही है। एसआई पद्धति को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट भी हम बोलते हैं, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो अंतर्राष्ट्रीय माप तोल अधिवेशन जो हुआ था 1971 में, उसमें एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति के नाम से जाना गया, और उसे वर्तमान में ही एसआई पद्धति ही प्रचलन में है। और इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों को मापा गया। जैसे 7 मूल मात्रक मैंने बताया था, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये मैंने आपको बताया। और 2 पूरक मात्रक, जैसे समतल कोण है तो समतल कोण का मात्रक मैंने क्या बताया था, रेडियन, और जो घन कोण है उसका मात्रक बताया था स्टेरेडियन। तो ये भी आप याद रखिएगा। और 2 पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन को लिया गया, और रेडियन समतल कोण का और स्टेरेडियन घन कोण के मात्रकों को प्रदर्शित करता है। और एसआई पद्धति में मैंने आपको बताया था कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में लिया जाता है। अब हम कुछ अन्य भौतिक राशियां और उनके मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये चैप्टर 1 है, इसमें टोटल बेसिक्स में कवर कर रहा हूं, और इसमें एमसीक्यूज भी हम लगाएंगे। तो इससे जो क्वेश्चन है ये 2 क्वेश्चन, यानी कि कम से कम दोस्तों 2 क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी, ये जितने भी रेलवे के एग्जाम हैं और आरओ के जो एग्जाम हैं इनमें पूछे जाते हैं। अब हम करेंगे खगोलीय दूरियों का मापन। तो जैसे प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष आप ये ध्यान रखिएगा एक दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा निर्वात में, निर्वात मतलब जो प्रकाश की चाल होती है, एक वर्ष में चली गई, यानी कि एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, 9.467 गुणा 10 की घात 15 मीटर होता है। ये आता है एग्जाम में कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 गुणा 10 की घात 15 मीटर होता है। और प्रकाश वर्ष के नाम से ऐसे कंफ्यूज मत कर लीजिएगा कि ये समय का मात्रक, ये वर्ष है तो इसमें वर्ष लगा हुआ तो ये समय का मात्रक हो जाएगा, या प्रकाश लगा हुआ तो ये चाल का मात्रक हो जाएगा। ये दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है खगोलीय इकाई, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यह भी एक दूरी का मात्रक होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी मापी जाती है उसे हम खगोलीय इकाई बोलते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर जो होता है वो 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर होता है। यहाँ आप याद रखिएगा कि एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर होता है। अब हम बात करेंगे कि जो द्रव्यमान होता है उसके कुछ मात्रक, यानी कि एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। और एक माइक्रोग्राम बराबर 10 की घात -9 ग्राम होता है। एक मिलीग्राम बराबर 10 की घात -6 ग्राम, 6 किलोग्राम, या 10 की घात -3 किलोग्राम होता है। और 1 ग्राम बराबर 10 की घात -3 किलोग्राम होता है। आपको याद रखना है दोस्तों, मिलीग्राम जो होता है वो 10 की घात -3 में होता है, और नैनो जो होता है वो 10 की घात 9 में होता है। और एक कुंटल जो होता है वो 10 की घात 2 के बराबर होता है। और एक मैट्रिक टन जो होता है वो 10 की घात 3 के बराबर होता है। और एक पाउंड जो होता है वो 0.4537 किलोग्राम के बराबर होता है।
और एक चंद्रशेखर सीमा जो होती है वो 1.4 गुणा सूर्य का द्रव्यमान होता है। और सूर्य के द्रव्यमान की गुणा मैं अगर 1.4 से करता हूँ तो वो निकल के आता है 2.8 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम। तो ये भी आप याद रखिएगा, मिलीग्राम, कुंटल, मैट्रिक टन, पाउंड, चंद्रशेखर सीमा, ये सब किसके मात्रक हैं? ये द्रव्यमान के मात्रक होते हैं और इनके सामने यूनिट भी मैंने लिख दी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लंबाई के मात्रकों की। तो लंबाई के मात्रक जैसे मैंने आपको बताया फर्मी, तो फर्मी 10 की घात -15 का होता है। पिको फैरड या पिकोमीटर जो होता है 10 की घात -12 का होता है। एंगस्ट्रॉम 10 का होता है। नैनो 10 की घात -9 का होता है। माइक्रो 10 की घात -6, सेंटीमीटर 10 की घात-2, किलोमीटर 10 की घात 3, 1 मील बराबर 1760 गज और 1 टेरामीटर 10 की घात 12 होता है। प्रकाश वर्ष खगोलीय मात्रक मैंने बता ही दिया। और एक पारसेक बराबर जो होता है ये 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.083 गुणा 10 की घात 38 मीटर होता है। तो एक पारसेक की वैल्यू आप याद रखिएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण मापन एवं उपकरण, यानी कि किस यंत्र के द्वारा क्या मापा जाता है। इससे भी एक क्वेश्चन आता है। यानी कि ये दोस्तों जो लेक्चर था ये 3 वीडियो में बनने वाला था, मगर मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसलिए वीडियो लंबा होगा, आप ध्यान से पढ़िएगा, आप ही के लिए फायदा है। एक तरफ मैंने यंत्र का नाम लिख दिया है और एक तरफ मापन का प्रयोग लिख दिया है, यानी कि किस यंत्र का प्रयोग मैं किस वस्तु को मापने में करूंगा। तो मापन और उनके उपकरण, यानी कि जैसे अल्टीमीटर है तो ये आता है कि अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है तो ये उड़ते हुए हवाई जहाज जो होते हैं उनकी ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एमीटर, अगर मैं बात करूंगा एमीटर, तो एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है। और नेक्स्ट है ऑडियोमीटर, तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा एरोमीटर, तो एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार या घनत्व नापा जाता है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति और शक्ति मापने का जो यंत्र है उसे हम एनीमोमीटर बोलते हैं। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से आप माप सकते हैं वायु मंडलीय दाब। ये आता है कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। और ये आप मैंने और भी लिख दिए हैं, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये जो और भी यंत्र हैं ये भी मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे किलोमीटर है तो किलोमीटर को उष्मा की मात्रा, क्रायोमीटर से निम्न ताप, और फैदोमीटर से यहाँ आप देख सकते हैं समुद्र और नदी की गहराई, और गायरोस्कोप, माइक्रोस्कोप नहीं है गायरोस्कोप है, जिससे घूर्णन की गति करती हुई वस्तुओं का कोणीय संवेग जो होता है वो मापा जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व, और हाइड्रोफोन द्वारा जल के भीतर उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसके द्वारा, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता, और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा। तो ये आप ध्यान रख सकेंगे। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, जैसे स्फैग्नोमीटर से धमनियों में रुधिर को मापने वाली जो गति होती है। रन गेज से वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाले यंत्र को डायनोमोमीटर, ये आता है डायनोमा। डायनोमा से इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का जो यंत्र है। और यो क्रेसोग्राफ, पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। और भी ये मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, जैसे मैग्नोमीटर है तो चुंबकीय क्षेत्र। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त बिंड का ताप। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता। रडार दूर स्थित वस्तुओं की स्थिति। स्फैग्मोमीटर भूकंपीय तरंगों की गति। और बैरोमीटर से मापा जाता है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य। तो ये सब आप याद रखिएगा। अब हम जितना भी हमने पढ़ा मापन और भौतिक राशियों के बारे में, अब हम उनसे संबंधित एमसीक्यूज करने की कोशिश करेंगे। और ये सभी एमसीक्यूज मैंने प्रीवियस ईयर के हैं जो आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो ये एक दूरी का मात्रक है जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है, ये प्रकाश वर्ष जो है यो प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और 9.46 गुणा 10 की घात 15 जो मीटर होता है वो एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है। नेक्स्ट प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष मैंने बताया एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। नेक्स्ट एक पारसेक कोमा तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, तो यो किसके बराबर होता है? तो यो जो है यो 3.25 प्रकाश वर्ष के द्वारा होता है, और ये भी एक दूरी मापने का यंत्र है। नेक्स्ट शक्ति मात्रक होता है, तो शक्ति जो मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक वाट है या जूल प्रति सेकंड है। तो मैंने बताया कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? हम शक्ति बोलते हैं।
और ऊर्जा संचरित होने की दर को भी शक्ति बोलते हैं। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? कार्य बटे समय। और शक्ति का एसआई पद्धति में मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड होता है और शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। नेक्स्ट है आवर्ती को मापा जाता है, तो आवर्ती को हर्ट्ज में मापा जाता है। अभी आने वाले चैप्टर में हम आवर्ती क्या है ये सब पढ़ेंगे। तो आवर्ती का एसआई मात्रक हर्ट्ज है और एक सामान्य व्यक्ति 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति जो होता है, तो आवर्ती का दोस्तों एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। और एक सामान्य व्यक्ति 20 हर्ट्ज से लेकर, ये इसमें छूट गया है, 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है उसे सुन सकता है, उससे ज़्यादा की नहीं सुन सकता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि मूल राशि है। बल, वेग, विद्युत धारा या कार्य। तो विद्युत धारा है, क्योंकि मैंने बताया था मूल राशियों की संख्या 7 है, तो उनमें विद्युत धारा भी आती है। तो मूल राशियों की संख्या 7 है, जैसे कि मैंने आपके लिए लिख दिया है, जो कि मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। और किसी वस्तु द्वारा, यानी कि बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, यह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। और किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो बल होती है। अभी दोस्तों जब हम बल के बारे में पढ़ेंगे, बल का जब चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं बल का, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी जो आने वाले लेक्चर हैं उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो ये सिर्फ मापन है, तो इसमें तो पूरे चैप्टर कवर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। मगर आने वाले वीडियो में हम इन सभी जो मात्रक हैं और जो ये इकाई हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं हम सबको चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। कार्य का मात्रक है जूल। तो हमने बताया किसी वस्तु पर बल लगाकर बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य बोलते हैं। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन प्रति सेकंड मीटर होता है। नेक्स्ट है चालक की प्रतिरोधकता की इकाई है। तो चालक की प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वो होता है ओम मीटर, क्योंकि वो प्रतिरोध का उल्टा होता है। ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष वह समय जो सूर्य की किरणों पृथ्वी तक पहुंचाने में लेती है। वह वर्ष जिसमें फरवरी दिनों की होती है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, तो ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपको बताना है कि खगोलीय जो दूरी है, ये पहला है तारा के पिंडों के बीच की दूरी परिवर्तित हो जाती है। तारा के पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, या प्रकाश सदैव एक समान गति करता है। तो इसमें हो जाएगा डी, प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है काय में? प्रकाश वर्ष में। और जो प्रकाश वर्ष की चाल होती है वो कितनी होती है, ये आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी याद रखिएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? समान होती है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट एम्पेयर मापने की इकाई है। तो एम्पेयर विद्युत धारा को एम्पेयर में मापा जाता है। नेक्स्ट है मेगावाट बिजली की मापने की है जो उत्पादित करती है। तो मेगावाट बिजली मापने की है जो, यानी कि मेगावाट जो है ये बिजली मापने की एक इकाई है जो क्या करती है? बिजली का उपभोग करती है, बिजली की बचत करती है, या इनमें से कोई नहीं, या बिजली को उत्पादित करती है। तो ये बिजली को उत्पादित करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें बताना कौन सा गलत है। कार्य का मात्रक जूल है, ये तो सही है। बल का मात्रक न्यूटन है, ये भी सही है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, ये भी सही है। दाब का मात्रक डाइन है, ये गलत है, क्योंकि दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों? पास्कल होता है। या दाब पी बराबर क्या होता है? F/A, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल। बल का मात्रक न्यूटन होता है। दाब का मात्रक मैंने बताया पास्कल भी होता है। और दाब पी बराबर का होता है? F/A होता है, यानी कि F का मात्रक बल का न्यूटन बटे A का मात्रक क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब का मात्रक होता है। तो दाब का भी होता है, बल का भी होता है। और प्रतिबल जो होता है ये दाब का उल्टा होता है, दाब का उल्टा। तो इसका मात्रक दाब का अगर मैं उल्टा, यानी कि प्रतिबल बराबर होता है 1/, यानी कि 1/दाब, यानी कि दाब का उल्टा होता है, तो इसका भी मात्रक होता है। मगर विकृति जो होती है
विकृति जो होती है वो लंबाई बटे लंबाई होती है, नहीं कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई से लंबाई का मात्रक कटेगा, तो इसलिए इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा, वो पूछ रहा मात्रक नहीं है तो विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर दें। तो एक तरफ दोस्तों इसमें मात्रक लिखे गए हैं और एक तरफ राशि लिखी गई है। त्वरण है, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ए का तो होगा इसमें 4। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो इसका मतलब बी का होगा इसमें 3। कार्य का मतलब होता है जूल, तो सी का होगा इसमें 1। और डी का आप देख लो क्या हो जाएगा, इससे मिल जाएगा वैसे तो। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, तो ए का 4 बी का 3, तो ए का 4 एक में ही है, तो ना तो ए आवे ना बी आवे ना सी आवे। आप अगर आपको सिर्फ त्वरण का मात्रक याद है तो तब भी ये हो सकता था, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम इकाई है दोस्तों, ये एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम जो है वो काय की इकाई है, तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस के 10 मीटर होता है। नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट है जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पास्कल किससे संबंधित है, दबाव से, क्योंकि मात्रक है। नेक्स्ट है एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होती है, 10 की घात माइनस के 6 मीटर होता है। यह एक माइक्रोन बराबर, माइक्रो है माइक्रो, तो एक माइक्रोन बराबर होते हैं। तो दोस्तों अगर माइक्रोन आ गया तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात माइनस के, यानी कि 1 माइक्रो बराबर, मैंने आपको अभी बताया है 10 की घात माइनस के 3 होता है, या 1/10 की घात 3 का मतलब मैं लिख सकता हूँ 1000, और माइक्रोमीटर आ जाता तो 10 की घात 6 हो सकता था। मेघा में भी 10 की घात 6 होता। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, यानी कि 1 किलोमीटर दूरी का जो तात्पर्य होता है वो होता है 1 किलोमीटर होता है 10 की घात 3 का या 1000 का, तो 1 किलोमीटर बराबर होता 10 की घात 3 मीटर या 1000 मीटर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है पास्कल इकाई है, तो पास्कल दाब की इकाई है। नेक्स्ट है दाब की इकाई है, तो दाब की इकाई मैंने बताया था पास्कल भी है, मगर दाब पी बराबर एफ अपॉन ए होता है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट है परिस्थिति की दबाव इकाई क्या है, परिस्थिति की, तो परिस्थिति की दबाव या इसे दोस्तों वायुमंडलीय दाब भी बोलते हैं। तो वायुमंडलीय दाब का मात्रा होता है बार, यानी कि वायुमंडलीय दाब या गैर एसआई पद्धति की जो मात्रक होता है वो बार होता है, या इसे परिस्थिति की दबाव भी बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या परिस्थिति की दबाव या वायुमंडलीय दाब। तो जो 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि एक बार का जो मान होता है वो 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो पास्कल मात्रक होता है दाब का और वायुमंडलीय दाब का होता है बार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, आपको ये बताना है कि अदिश राशि कौन, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। तो बल गलत है, बल तो सदिश राशि है, वेग भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, मगर दाब जो है यो एक अदिश राशि है, तो इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है बताना। अश्व शक्ति मापने की एक इकाई है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं, तो ये तो सही है। नेक्स्ट, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये भी सही है। और समुद्री सेल्सियस जो होता है, सेल्सियस यो ऊष्मा मापने की इकाई है, ये गलत है, क्योंकि समुद्री को भी नौ संचालन में, यानी कि नौ संचालन में दूरी की इकाई को समुद्री बोलते हैं, तो इस तरह इसमें हो जाएगा डी, क्योंकि वो ये पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, क्योंकि नौ संचालन में जो दूरी की इकाई मापी जाती है वो भी समुद्री मील में मापी जाती है, तो ये सेल्सियस यानी कि जो ऊष्मा है, ये सेल्सियस जो है ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, कैलोरी में मापी जाती है, ना कि सेल्सियस में मापी जाती है। सेल्सियस में तो ताप नापा जाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी भी है, किलो कैलोरी भी है, किलो जूल भी है, वाट नहीं है, वाट शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग किसके बराबर, तो तेल का जो दोस्तों एक बैरल होता है वो 159 यानी कि 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, लंबाई की न्यूनतम इकाई है,
तो लंबाई की अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है फर्मी मीटर। नेक्स्ट है क्यूसेक इकाई है, तो क्यूसेक जो इकाई है यो है जल के बहाव की, जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडलीय के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है, यानी कि वायुमंडल में जो ओजोन परत की जो इकाई है वो मापी जाती है, तो वो मापी जाती है डप्सन में, डप्सन। नेक्स्ट है बाइट इकाई है, तो बाइट जो इकाई है वो है कंप्यूटर में होती है, बाइट, बाइट जो होता है वो कंप्यूटर में चलता है। नेक्स्ट है रिएक्टर इकाई है, तो रिएक्टर से क्या मापा जाता है, तो रिएक्टर इकाई है यानी कि रिएक्टर से, तो भूकंप की जो तीव्रता होती है उसे रिएक्टर पैमाने से नापा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत विभव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको दोस्तों बताना विद्युत विभव के बारे में कौन सा कथन सही है। यह एक अदिश राशि है, सही है। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है, तो इसका हो जाएगा केवल एक, केवल एक। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख कर भी बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।